जय भारत एंड हेलो डियर विद्यार्थियों। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जब किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी का यूज़ करेंगे। सो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रख दिया है कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, हमने उसमें ऐड किए हैं कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स। नाउ अब उसमें हम पोर करते हैं सम डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब उसके ऊपर हम लगा देंगे फ्रेंड्स कॉर्क। ओके, और वो जो कॉर्क है वहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब जो है वो रखा हुआ है, उसका जो सेकंड एंड होगा डिलीवरी ट्यूब का, वो हमने रखा हुआ है सोप सॉल्यूशन के अंदर। एक बीकर लिया है और उसके अंदर हमने लिया है सोप का सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो जब जिंक ग्रैन्यूल्स है उसमें जब हमने डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उसके सराउंडिंग में हमें इस तरीके से कुछ बबल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। नाउ फ्रेंड्स, बबल्स का फॉर्म होना उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो वो जो गैस है वो ये जो डिलीवरी ट्यूब है फ्रेंड्स, उसके थ्रू होते हुए ये जो सोप सॉल्यूशन है उसमें एंटर करेगा। ओके, और जैसे ही ये जो हमारा गैस है वो जब सोप सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो वहाँ से हमें इस तरीके से गैस जो है वो इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसके नियर बाय हम लेके जा रहे हैं एक कैंडल को। ओके, तो जैसे ही हम कैंडल को उसके नियर बाय लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें वहां पे इस तरीके से कुछ पॉपिंग साउंड सुनने को मिलेगा। ओके, तो उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 है उसको जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ ऐड करते हैं तो वहां क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होता है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है, सो एट दैट टाइम हाइड्रोजन इज बबल्स अराउंड द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। मतलब इनिशियली जब जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया था तो ये जो गैस निकल रहा था वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। ओके, नेक्स्ट जिंक ग्रैन्यूल्स जो हमने यहाँ पे लिए हैं, दिस जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस विच व्हेन पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोप फॉर्म्स बबल्स। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बबल्स फॉर्म होते हुए हम देखने को मिलेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो लाइटेस्ट गैस होता है। ओके, वो कलरलेस होता है, वो अडरलेस होता है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब जो गैस जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से हमें बबल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, वो बबल्स के सराउंडिंग में अगर हम कैंडल को लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे पॉपिंग साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ इस तरीके से छोटा सा ब्लास्ट होता हुआ देखने को हमें मिलेगा। ओके, सो व्हेन a burning candle is brought near the hydrogen gas, it burns with popping sound. ओके, तो ये बात तो फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। तो नाउ अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सा हो रहा है, क्योंकि हमने लिया था क्या यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 और उसके साथ हमने लिया था यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब एसिड है उसके साथ हमने जब मेटल को लिया था तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सो हमने लिया है जिंक मेटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट जिंक जो हमने लिया है सॉलिड स्टेट के अंदर, और उसमें हमने ऐड किया है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और ये जिंक जो है वो फॉर्म कर देगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ओके, ये जो उसका हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और उसके साथ ही H2 जो है वो निकल जाएगा। मतलब H2 जो है वो गैसियस स्टेट में हमें बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा, जैसा भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड स्टेट में था, उसका रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ जिसका हमने लिया था एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और H2 गैस जो है प्रोड्यूस होगा। क्लियर, तो ये हो गया फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है, वैसे ये रिएक्शन तो अभी बैलेंस ही है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो आपको ये देखना है कि ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ओके, और केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स की, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वहां से एक और बात डिस्कस करते हैं दैट एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि जो H2SO4 था उसका हमने रिएक्शन किया जिंक के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट ZnSO4 फॉर्म हुआ। वो क्या है फ्रेंड्स, एक सॉल्ट है, और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ पे हो रहा था। दिस शोज दैट हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। ओके, मतलब जब भी किसी एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हर एसिड के अंदर होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर कोई एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या होगा। तो जनरली जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वहाँ से फॉर्म होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हमने लिया HCl का एक्वस सॉल्यूशन, और एज ए मेटल हम ले रहे हैं मान लीजिए अगेन जिंक। तो फ्रेंड्स, जब हम जिंक का रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वहाँ से क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस H2 गैस। अब क्या बच गया यहाँ पे रिमेनिंग है जिंक और यहाँ पे है क्लोरीन। ओके, तो क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 एक्वस। ओके, जिंक जो है वो यहाँ से H जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा, हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया एक और एग्जांपल। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, उसका हम रिएक्शन करते हैं किसी और मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम। ओके, तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहाँ से फॉर्म होगा, देखिए H2 गैस तो इवॉल्व होता ही होता है, H2 गैस ये तो मिलता ही है हमें, तो प्लस H2 लिख दीजिए। अब ये H2 निकल गया तो क्या बच गया, MgNSO4। Mg जो है वो जब आयन फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, वो Mg2 प्लस SO4 जो है वो आयन किस तरीके से होगा, SO4 2 माइनस, तो ये -2 +2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा, MgSO4। क्लियर, एक्वस सॉल्यूशन हमें इसका मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे हमें मिलेगा। डन। नाउ फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जब रिएक्शन होता है किसी एसिड का मेटल के साथ तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, दैट सॉर फूड सच एज कर्ड, विनेगर, देन लेमन जूस, ऑरेंज एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स लाइक कॉपर वेसल्स। क्यों नहीं रखना चाहिए, तो अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जब कोई मेटल है उसका देखिए जो कर्ड होते हैं, विनेगर होते हैं, उन सब में क्या होता है, एसिड्स होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि किस मतलब विनेगर में से हमें कौन सा एसिड मिलेगा, लेमन जूस जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, फिर ऑरेंज जो होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि कर्ड है या फिर कोई भी जो सॉल्ट सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये जो एसिड होते हैं फ्रेंड्स, उनको अगर हम मेटल के वेसल्स के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रिएक्शन होगा मेटल प्लस एसिड, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो बेसिकली क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होगा। ओके, तो इसलिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी सॉल्ट सब्सटेंसेस हैं तो उसको कभी हम मेटल के वेसल के अंदर हमें नहीं रखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ और डिस्कशन करते हैं कि जब किसी मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो वहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास एक हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड फ्रेंड्स, HNO3। क्या एक्सेप्शन है, तो फ्रेंड्स नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये बात तो हमने बहुत पहले डिस्कस कर ली है। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड जो है किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ये एक्सेप्शन इसकी वजह से है क्योंकि जब भी नाइट्रिक एसिड का HNO3 का अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के साथ, अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के साथ तो वहाँ से H2 गैस तो फॉर्म होता है, H2 गैस जो है वो इवॉल्व होता है क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, एसिड प्लस मेटल करेंगे तो H2 गैस तो इवॉल्व होगा। लेकिन क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वहाँ जो H2 गैस प्रोड्यूस होता है ये नाइट्रिक एसिड उस H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, H2 गैस को वो H2O में कन्वर्ट कर देता है। मतलब
ये H2 का ऑक्सीडेशन करके फॉर्म कर देता है H2O। समझ में आ रहा है? नाइट्रिक एसिड खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो H2 गैस का ऑक्सीडेशन करके क्या फॉर्म कर देता है उसमें से H2O को फॉर्म कर देता है। और वो खुद देखिए, हम जानते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा ना। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और नाइट्रिक एसिड में से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तीन में से कोई भी ऑक्साइड जो है वो हमें मिल सकता है HNO3 में से। अब यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड का, तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास HNO3 है। ओके, अगर HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ या फिर HNO3 का जो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये तीन में से कोई भी एक ऑक्साइड जो है वो मिल सकता है। क्लियर? तो ये एक एक्सेप्शन है HNO3, इसको आपको याद रखना है। हम अगर कोई एग्जाम्पल लें तो वो ये इस तरीके से होगा कि मान लीजिए हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड का HNO3 का जिंक मेटल के साथ, तो उस केस में देखेंगे फ्रेंड्स कि वहाँ से जिंक नाइट्रेट फॉर्म होता है, मतलब एक सॉल्ट फॉर्म होता है ZnNO3 ट्वाइस, प्लस वहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म होगा और उसके साथ वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पे जो H2 फॉर्म हो रहा है, जो H2 बनेगा उसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो। और जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है उसमें से क्या बन रहा है, हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल रहा है। अब कितना कॉन्सेंट्रेट हमने लिया है HNO3 उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे NO होगा, NO2 होगा या फिर N2O होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इसमें ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है, अगर हमने बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, बहुत ही डाइल्यूट मतलब बहुत नाइट्रिक एसिड जो है उसका परसेंटेज बहुत ही कम है, तो उस केस में मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये दो ऐसे मेटल्स हैं, इसका जब हम अगर रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। ओके, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनका अगर हम बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें से हमें H2 गैस इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे H2 जो है उसका ऑक्सीडेशन होकर H2O नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है उसका अमाउंट बहुत ही कम है और ये जो ऑक्सीजन होगा उसको ये जो नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन है उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन होगा या फिर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए जो ऑक्सीजन जो है वहाँ से निकल के यहाँ नहीं जाएगा। ओके, तो हम अगर बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रिक एसिड लेंगे या फिर बहुत ही डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, उसका रिएक्शन अगर हम करते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, तो उस केस में वहाँ से H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा। बाकी जनरली अगर हम ये बोलेंगे कि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं हम किसी मेटल के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगा, H2 की जगह पे इवॉल्व होगा H2O, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उस केस में क्या होगा। सो उसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम अगेन एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है एक टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, जो व्हाइट कलर के पीसेस होंगे। नाउ उसके ऊपर हम लगा देते हैं फ्रेंड्स कॉर्क, और वो कॉर्क का जो एक होल होगा उसमें हम ऐड करते हैं थिसल फनेल। ये थिसल फनेल किसके लिए यूज होता है? अगर हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत स्लोली एसिड को ऐड करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम यूज करते हैं थिसल फनेल का। ओके, नाउ ये जो थिसल फनेल है उसके थ्रू हम जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो हमारा कॉर्क है उसका जो सेकेंड होल होगा वहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब को रखा हुआ है, और उसका जो सेकेंड एंड होगा डिलीवरी ट्यूब का उसमें हमने ऐड किया है एक टेस्ट ट्यूब, और वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। क्लियर? सो क्या होगा यहाँ पे? सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ H2SO4, क्योंकि हमने यहाँ पे H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है तो दोनों के बीच में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा? सो एट द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब अगर हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह पे लिया है अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उस केस में आर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब अगर हमने सोडियम कार्बोनेट या फिर
सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का रिएक्शन किया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ या फिर एसिड के साथ, तो उस केस में हमें यहाँ से CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, जब यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगा फ्रेंड्स, तो वो जो CO2 गैस है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पहुंचेगा हमारी सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला जो सॉल्यूशन है उसको टच करेगा या फिर उसमें पहुंचेगा, तो हम देखेंगे कि जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को क्या करता है, मिल्की कर देता है, मतलब उसका कलर जो चेंज कर देता है। मतलब वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले इसका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट और उसका रिएक्शन किया है हमने H2SO4 के साथ। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमने लिया है एसिड और एसिड का रिएक्शन किया हमने मेटल के कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या है, मेटल का कार्बोनेट ना। सोडियम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये क्या है कार्बोनेट आयन, और सोडियम क्या है मेटल, तो ये क्या हो गया मेटल का कार्बोनेट। तो जब फ्रेंड्स हमने रिएक्शन किया है एसिड का मेटल के कार्बन के साथ, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, वहां पे फॉर्म होगा फ्रेंड्स एक सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर उसमें से फॉर्म होगा और CO2 गैस वहां से इवॉल्व होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स जनरल फॉर्मूला कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के कार्बन के साथ, तो उस केस में क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, तो अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, एसिड हमने लिया है H2SO4, तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमने ऐड किया मेटल कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट हमने लिया है, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ लिखेंगे Na2CO3 जो होता है सॉलिड स्टेट में। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। चलिए सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से वाटर फॉर्म होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस H2O लिक्विड स्टेट में, प्लस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो होता है गैस स्टेट में। अब सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा, तो देखिए H2 और CO2 यहाँ से निकल गए, मतलब ये जो H2SO4 है उसमें से ये H2 तो निकल गया, ओके, और जो CO3 है उसमें से CO2 प्लस 1 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चला जाएगा इस H2 के साथ, तो CO2 प्लस H2 तो वैसे भी हो गया। पूरा समझ में आ रहा है, ये CO3 जो है वो निकल गया, H2 जो है वो निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पे, Na2 बचा है, SO4 बचा है। तो सोडियम जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। सल्फेट आयन का वैलेंसी क्या होता है, 2- होता है। तो ये सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए हमें कितने सोडियम चाहिए, 2 सोडियम चाहिए, 2 यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सॉल्ट होगा फॉर्म होगा कौन सा फॉर्म होगा, Na2SO4, जिसका हमें मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, तो एसिड का रिएक्शन हमने किया मेटल कार्बन के साथ, तो हमें मिला सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह पे ले रहे हैं अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए वही देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एसिड, तो हम समझते हैं कि हमने लिया है H2SO4। अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक मेटल होगा, मान लीजिए सोडियम, उसके साथ होगा हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो उसका रिएक्शन दोनों के बीच में जब होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो अगेन फ्रेंड्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो इवॉल्व होने वाला है। तो पहले जो फॉर्म होता है H2O और CO2 जो है उसको हम साइड में निकाल देते हैं क्योंकि ये तो फॉर्म होने ही वाला है। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट बचेगा। तो देखिए ये H2 जो है निकल गया, HCO3 पूरा निकल जाएगा H2O और CO2 में। ओके, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बचेगा यहाँ पे Na2SO4 एक्वस। तो कहने की बात ये है फ्रेंड्स कि दोनों केस में फॉर्म होने वाला जो सॉल्ट है वो क्या है, सेम है। सॉल्ट जो है सेम फॉर्म होता है, H2 एंड वाटर भी सेम, H2 एंड CO2 भी सेम फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि दोनों हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। आप अगर दोनों को बैलेंस करेंगे तो नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स होंगे यहाँ पे वो डिफरेंट होंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अदरवाइज जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी एसिड का, अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों केस में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एसिड। चलिए लेते हैं एसिड
के फॉर्म में HCl, तो हमने लिया है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। उसमें हम ऐड करते हैं किसी और मेटल कार्बोनेट का, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए CaCO3, ओके, जो होगा सॉलिड स्टेट में। तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो हमें पता है कि उसमें से क्या फॉर्म होने वाला है, एक तो CO2 फॉर्म होने वाला है गैसियस स्टेट में, और वहाँ से फॉर्म होने वाला है H2O लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से H2O एंड CO2 जो है उसको निकाल दीजिए। तो देखिए H यहाँ से आएगा, CO3 यहाँ से आएगा, तो जो CO3 है उसमें से CO2 प्लस ऑक्सीजन होगा, और ये अभी ये बैलेंस नहीं है, लेकिन हम जब यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ से हमें H2O मिल जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे, Ca एंड Cl जो है वो बच गया है। ओके, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा, सॉल्ट हमें मिलेगा CaCl2। समझ में आ रहा है ना, CO3 लिखा है, इसमें से CO2 निकल गया और एक ऑक्सीजन जो है कंबाइन होगा H2 के साथ। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके, वो आपका काम है, आपको ये सब आता है किस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ओके, दैट यू नो। तो हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम ले रहे हैं H2SO4, उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं मान लीजिए MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, तो उस केस में क्या होगा, सो अगेन हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व होगा ही होगा, और H2O लिक्विड स्टेट में हमें मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ से H2 और यहाँ से CO3 निकल जाएंगे, क्या फॉर्म होगा, MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 यहाँ से हमें मिल जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स रिएक्शन होता है किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ। आगे फ्रेंड्स समझते हैं कि यहाँ पे जो CO2 गैस इवॉल्व होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे बताई गई है, ये हमें जानना जरूरी है। CO2 गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि CO2 गैस जो है कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्सटिंग्विश द बर्निंग सब्सटेंस। ओके, और आप जानते हो फ्रेंड्स कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें हम किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही यूज करते हैं। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। जब हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो भी हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, सो व्हेन CO2 गैस इन लेस प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर लेस प्रोपोर्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो फ्रेंड्स अभी हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया था। ओके, कि जो CO2 गैस इवॉल्व होता है उसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अगर हम पास ऑन करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें भरा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अगर पास करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, देखिए रिएक्शन देखते हैं। तो CO2 है गैसियस स्टेट में, उसको हम ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर CaOH ट्वाइस, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होके हमें मिलेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, और उसके साथ फॉर्म होगा यहाँ पे H2O। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है फ्रेंड्स उसके हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे व्हाइट कलर के PPT मिलते हैं। PPT मतलब प्रेसिपिटेट्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने COH ट्वाइस में CO2 को पास किया था, तो हमें इस तरीके से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर। बट when excess CO2 gas is passed through the solution of calcium hydroxide, मतलब इसी सॉल्यूशन में हम कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहते हैं। ओके, तो उस केस में क्या होगा, देखिए बात को समझिए, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है और उसमें धीरे धीरे करते हुए हम CO2 को पास करते ही रहते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो वहां से फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। लेकिन यहां पे हम रुक नहीं गए, हम क्या करते हैं और CO2 को अंदर ऐड करते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो ये रिएक्शन बना हुआ था ना CaCO3 प्लस H2O, ओके, तो हमने क्या किया, उसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा हमने ऐड किया CO2, मतलब हम CO2 को ऐड करना बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली उसको सप्लाई कर ही रहे हैं CO2 को। तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में एक और रिएक्शन होगा और वहां से फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसका हमें मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो होगा वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा फ्रेंड्स वो वाटर में सॉल्युबल होगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि वो वाटर सॉल्युबल होगा। क्लियर। इसको थोड़ा समझना है फिर से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। लेकिन हम CO2 अगर लेस अमाउंट में थोड़ा पास करके छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही CO2 गैस को पास करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, CaCO3 प्लस H2। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस पास करते ही जा रहे हैं, CO2 को ऐड करते ही जा रहे हैं, तो ये जो CaCO3 और H2O फॉर्म हुआ था पहले, उसके साथ और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा है, दोनों के बीच का रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो हमें उसका एक्वा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन जो होते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, एगशेल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, हमें जाननी जरूरी है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, फिर एग का जो शेल होता है, ओके, एग शेल, या फिर जो मार्बल होता है, हर जगह पे ये सारे एग्जाम्पल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के। अल्टीमेटली सब में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। क्लियर? सो नाउ फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस और अल्कलीज। ओके, तो उसको समझने के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए हमने यहाँ पे लिए है दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें हम ऐड करते हैं डाइल्यूट NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ फ्रेंड्स ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें हम ऐड कर रहे हैं फिनोल्फथैलीन। तो फ्रेंड्स हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स में बात डिस्कस की थी कि NaOH जो होता है वो एक बेस है, और बेस में जब हम ऐड करते हैं फिनोल्फथैलीन को तो बेस का कलर कैसा हो जाता है, लाइट पिंक कलर हो जाता है। ओके, नाउ क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हम ऐड करते हैं हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जैसे ही फ्रेंड्स हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे डाइल्यूट NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो हम देखेंगे कि जो फिनोल्फथैलीन का कलर था वो डिसअपियर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियस चीज़ है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है HCl। ओके, सो HCl का हमने लिया है एक्वा सॉल्यूशन, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो देखिए ये बहुत सिंपल चीज़ है, HCl जो है उसमें दो आयंस है। कौन से दो आयंस है? एक है H+ आयन और एक है Cl- आयन। ये चीज़ फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया है चैप्टर 1 के अंदर। ओके, और NaOH जो है उसमें कौन सा आयंस होते हैं? उसमें होता है Na+ सोडियम आयन और होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो पहले कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा। ओके, और दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव आयन पहले कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा। तो क्या फॉर्म होगा वहां पे? तो Na+ Cl- क्या फॉर्म करेंगे? वो NaCl फॉर्म करेंगे, और जिसका हमें एक्वा सॉल्यूशन ही मिलेगा। और H+ + OH- क्या फॉर्म करेंगे फ्रेंड्स? वो फॉर्म करेंगे H2O। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और ये जो सॉल्यूशन अब हमें मिल रहा है कलरलेस सॉल्यूशन, वो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि जब किसी एसिड का रिएक्शन होता है बेस के साथ तो वहां से फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हो गया फ्रेंड्स जनरल फॉर्मूला कि जब किसी एसिड का रिएक्शन करेंगे हम बेस के साथ तो वहां से फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं एज एन एसिड H2SO4। तो अगर हमने लिया है H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन और उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, वो क्या होगा? तो अगेन यहाँ पे फ्रेंड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और H जो है और OH जो है कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? पोटेशियम एंड सल्फेट आयन। तो पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है, इसलिए बनेगा यहाँ पे K2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन प्लस H + OH- कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? H2O लिक्विड। ओके, नाउ फ्रेंड्स अगेन ये जो केमिकल रिएक्शन है वो शायद बैलेंस नहीं है, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, सो HNO3 का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और उसका रिएक्शन करते हैं हम किसी और बेस के साथ, फॉर एग्जांपल NaOH। तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो वहां से फॉर्म होगा, देखिए H और OH कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देंगे? H2O। क्या बच गया? NaNO3। तो क्या होगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O दैट इज वाटर। क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स एसिड और बेस का रिएक्शन करने से क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सो नाउ फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड।
तो उसको समझने के लिए अभी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक बीकर में हमने ऐड कर दिया है कॉपर का ऑक्साइड। ये क्या हो गया है, मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि हमें क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। तो हमने लिया है कॉपर का ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का, या आपको याद रखना है कॉपर का ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, नाउ उसमें हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर का ऑक्साइड है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स कॉपर ऑक्साइड और HCl के बीच में, तो उससे क्या होगा, दैट ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे HCl और कॉपर ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर का ऑक्साइड इन द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम उनका केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था कॉपर का ऑक्साइड दैट इज CuO, ओके, जो होता है सॉलिड स्टेट में। उसका रिएक्शन हमने किया डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उनके रिएक्शन से फॉर्म होगा CuCl2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड, मतलब CuCl2। ओके, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, Cu और Cl2 को निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होगा वहां पे, H2O फॉर्म होगा लिक्विड स्टेट में। क्लियर? तो ये हो रहा है रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स वहां से हम एक बात ये समझ सकते हैं दैट अगर किसी एसिड का अगर हम रिएक्शन करते हैं मेटल के ऑक्साइड के साथ तो उससे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, नाउ हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे अगर हम मेटल ऑक्साइड का एसिड का रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए H2SO4। ओके, उसका हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन, उसका रिएक्शन करते हैं किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल हम करते हैं Na2O के साथ, सोडियम का ऑक्साइड हो गया। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा फ्रेंड्स तो वहां से क्या फॉर्म होगा, तो एक तो वहां से हमें H2O को फॉर्म कर देना है, मतलब वाटर जो है वो निकल जाएगा, H2O जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से H2 निकल गया, यहाँ से O निकल गया, क्या बच गया, NaNSO4, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो क्या फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा Na2SO4 एक्वस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सॉल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन और उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ। ओके, तो वहां से क्या रिएक्शन होगा, अगेन हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O बन जाएगा लिक्विड स्टेट में, वो तो निकल गया। अब क्या बचा वहां पे, MgNCl बचा है, तो क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ये होगा सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर, और हम बोल सकते हैं दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। ऐसा क्यों? ऐसा हमें कैसे पता चला कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं? तो फ्रेंड्स बात को ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे उनका रिएक्शन देखिए, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, क्या हमने ऐसा कोई और रिएक्शन देखा था जिसमें सॉल्ट या वाटर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे थे? अभी हमने जो डिस्कशन किया अभी तक हमने यहाँ पे, क्या हमने कोई ऐसा रिएक्शन डिस्कस किया जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहे थे? तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि जब किसी एसिड का हम रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए एसिड तो एज इट इज ही है, ओके, लेकिन ये जो मेटल का ऑक्साइड है वो एज अ बेस एक्ट करते हैं, इसलिए वो भी क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये एक रीजन हो गया। एक बात ये है जिससे हमें पता चला कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ओके, एक और बात समझते हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म्स अ बेस और अल्कली ऑन रिएक्शन विद वाटर। मतलब कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है सोडियम का ऑक्साइड, ओके, तो उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं H2O के साथ, वाटर के साथ, तो वहां से फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो कहने की बात यह है
कि जब मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो वहां से फॉर्म होता है बेस। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सारे मेटल के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वही बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हीं बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं मेटल्स को भी हम क्या बोलते हैं, जिस मेटल का ऑक्साइड बेस फॉर्म करेगा उस मेटल को भी हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्लियर? तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गई होगी फ्रेंड्स कि मेटल के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्योंकि जब एसिड का रिएक्शन हम करते हैं बेस के साथ तो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और जब हम एसिड का रिएक्शन करते हैं मेटल के ऑक्साइड के साथ तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है। मतलब ये है कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो एज अ बेस एक्ट करते हैं। और कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होंगे जिसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होके बेस का फॉर्मेशन कर देंगे। अगेन सारे मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वो वाटर में रिएक्शन नहीं करते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं वही बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।